नमस्कार। आशा है कि आप सभी हमारे प्रिय दर्शक स्वस्थ एवं प्रसन्नचित्त होंगे। आप सभी के बार-बार यूट्यूब कमेंट और व्यक्तिगत मैसेज, तमाम प्रकार के फ़ोन कॉल आने से एक ही प्रश्न बार-बार आता है कि जो वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र जी मोदी, उनकी कुंडली का विश्लेषण करिए। हर किसी को जानने की इच्छा है और हर किसी के मन में प्रश्न चल रहा है कि क्या नरेंद्र मोदी जी 2024 में पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे। हालांकि ज्योतिष शास्त्र किसी भी प्रकार की भविष्यवाणी का कोई भी दावा नहीं करता और इस प्रकार की घटनाओं से यानी भविष्य में क्या होने वाला है, कौन प्रधानमंत्री के पद पर बैठेगा, इन सब चीज़ों को ज्योतिष शास्त्र से अलग रखना चाहिए। लेकिन आप सभी के स्नेह के कारण और भावनाओं के जुड़ाव के कारण ये विषय थोड़ा सा हमारे लिए भी महत्वपूर्ण हो गया। तो आज अपने इस वीडियो में हम कोई भविष्यवाणी तो नहीं करेंगे कि आने वाले चुनाव में, लोकसभा चुनाव जो 2024 में होने वाला है, उसमें श्री नरेंद्र जी मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे अथवा नहीं बनेंगे। इस प्रकार की किसी भी प्रकार की भविष्यवाणी और दावा जैसी कोई भी बात हम नहीं करेंगे। हम सोशल मीडिया के माध्यम से जो उनकी जन्म तारीख और समय और स्थान हमको प्राप्त हुआ है, उसके आधार पर उनकी कुंडली का विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि सोशल मीडिया के माध्यम से हमें पता लगा कि श्री नरेंद्र जी मोदी, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 17 सितंबर 1950 और टाइम है 11 AM और जन्म स्थान है मेहसाणा, गुजरात। ये जानकारी हमें सोशल मीडिया पर गूगल के माध्यम से प्राप्त हुई है। बहुत कुछ जानकारी गूगल पर ही ऐसी दी गई है कि उनका जन्म का समय 11 AM की बजाय 10 AM का है। अब सत्यता क्या है कि ये मोदी जी जानते होंगे अथवा उनके परिवार के लोग जानते होंगे। हमें जो सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली, उस आधार पर आज हम उनकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे। हम भी चाहते हैं कि भविष्य में जो भी प्रधानमंत्री बने वे राष्ट्रभक्त हों, देशभक्त हों और हमारे देश की को सतत प्रगति पथ पर ले जाने के लिए अग्रसर रहें। हमारे राष्ट्र का नाम, हमारे भारत देश का नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित हो, हमारा भारत विश्व गुरु बने। इसके लिए हम भी किसी योग्य व्यक्ति को प्रधानमंत्री के पद पर देखना चाहते हैं। लेकिन ज्योतिष शास्त्र अपने तरीके से विचार करता है। ज्योतिष शास्त्र एक अनुमान तो करता है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र किसी को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा नहीं सकता है। हालांकि पूर्व में एक तांत्रिक हुए हैं श्री चंद्रा स्वामी, आज वो इस संसार में नहीं है। उन्होंने अपनी तंत्र क्रियाओं से हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय PV नरसिम्हा राव के लिए बहुत कुछ काम किया। तमाम प्रकार की चर्चाएं हैं कि उनसे तांत्रिक क्रियाएं कराते थे पूर्व प्रधानमंत्री। लेकिन जैसा कि आपने सबने देखा कि 5 साल प्रधानमंत्री पद पर रहने के बाद, थोड़ा शायद कम या ज़्यादा समय हो रहा होगा 5 वर्ष से, फिर दोबारा प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। तो आज हम चर्चा करते हैं श्री नरेंद्र जी मोदी, जो कि हमारे वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं, और हम उनके दीर्घायु की कामना करते हैं और भविष्य में वे और ऊंचे पद पर प्रतिष्ठित हों, हमारे राष्ट्र का नाम ऊंचा करें, हमारे राष्ट्र का गौरव बढ़ाएं। इसके लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। तो अब दूसरी ओर जो हमारा मुख्य विषय है कि हम ज्योतिषीय चर्चा करेंगे, उस विषय पर आते हैं। 17 सितंबर 1950, 11 AM मेहसाणा, गुजरात। इस डिटेल के अनुसार जो उनकी कुंडली में लग्न बन करके आती है, वो है वृश्चिक लग्न और
वृश्चिक लग्न 0 अंश पर है तो ये निश्चित है कि यदि जन्म का समय 1 मिनट भी पूर्व में हुआ है तो ये लग्न बदल जाएगी, तो ये तुला लग्न हो जाएगी। लेकिन सोशल मीडिया पर जैसा कि हम बार बार इसी यूट्यूब वीडियो पर आपको बता रहे हैं कि जो सोशल मीडिया पर ठीक 11 बजे का समय दिया हुआ है, उसके आधार पर हम कुंडली का विश्लेषण कर रहे हैं। अब वृश्चिक लग्न की इस कुंडली में सबसे पहले हम वृश्चिक लग्न के जो सामान्य लक्षण होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। आप भी अनुमान लगाइए कि क्या ये लक्षण जो नरेंद्र मोदी जी का स्वभाव है, जो उनकी प्रकृति है, जो काम करने की शैली है, उससे मेल खाती है अथवा नहीं। हमारे साथ आप भी अपना दिमाग लगाइए, आप भी अपना अनुमान लगाइए कि क्या ये कुंडली सही हो सकती है। देखिए, वृश्चिक लग्न के लक्षण होते हैं, ऐसा व्यक्ति भव्य आकृति वाला होता है, यानी कि रूपवान होता है, ललाट उन्नत होता है, गौर रक्त वर्ण होता है उसके शरीर का। ऐसा व्यक्ति, वृश्चिक लग्न वाला व्यक्ति अपनी भावनाओं तथा सिद्धांतों पर दृढ़ रहने वाला होता है। और वृश्चिक लग्न वाले व्यक्ति की एक विशेष पहचान है कि ऐसा व्यक्ति क्षण क्षण रूप बदलने में पारंगत होता है, बहुत बड़ा स्वार्थी होता है, अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का नुकसान करने से कभी भी हिचकिचाहट अनुभव नहीं करेगा, अपने स्वार्थ के लिए शत्रु को भी गले लगा लेगा और स्वार्थ सिद्धि के बाद उसको अपने पैरों तले रौंदने में भी देर नहीं लगाएगा। तो ये सब वृश्चिक लग्न के लक्षण हैं। शीघ्र निर्णय लेने की क्षमता होती है। अब जो लग्न का स्वामी, वृश्चिक लग्न का स्वामी होता है मंगल। मंगल अपनी ही राशि में लग्न में ही बैठा हुआ है, तो इसके प्रभाव से जो उपरोक्त गुण हमने अभी बताए हैं वृश्चिक लग्न के, यहाँ पर आप मोदी जी की बात मत कीजिए, आप जो ज्योतिषीय नियम है उसकी बात पर ध्यान दीजिए, नियमों पर ध्यान दीजिए। तो लग्न का स्वामी जब लग्न में ही अपना स्वग्रही होकर के बैठा है तो उपरोक्त गुणों में अवश्य ही वृद्धि करेगा, यानी जो उपरोक्त गुण हमने अभी बताए हैं वृश्चिक लग्न के, उनमें वृद्धि करेगा। अब एक एक चीज बिंदु पर विचार करें। लग्न में चंद्रमा, वृश्चिक राशि में चंद्रमा 8 अंश पर है और नीच राशि का हो गया, तो लग्न में चंद्रमा का प्रभाव होता है। अभी इससे पूर्व जो यूट्यूब वीडियोज पर हमारी चर्चा चल रही थी, चंद्रमा पर ही चल रही थी। तो लग्न के चंद्रमा, लग्न में ही चंद्रमा है अथवा केंद्र में है तो इसका राजयोग आदि प्रकरण में आता है कि यदि भवति च केंद्री यामिनी नाथ एवं प्रवति रति शुभार्याम पुत्रिणी वासुरूपम, यानी ऐसे पुरुष की पत्नी पुत्रवती होती है, रूपवती होती है। धन कनक समृद्धि माणिकम हीरे रत्नई, ऐसा जातक धन, सोना, चांदी और विभिन्न प्रकार के हीरे रत्न आदि से परिपूर्ण होता है। रचयति मृगनाभि द्रव्य वर्णय शरीरम, और अपने शरीर में कस्तूरी आदि सौंदर्य प्रसाधनों का लेप करने वाला होता है। ये हमने पूर्व यूट्यूब जो वीडियो हमारे लगातार दर्शक हमारे साथ बने हुए हैं उनको पता होगा कि हमने बताया था। तो लग्न में चंद्रमा इन सब गुणों की भी वृद्धि करता है। आपने देखा होगा कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं वो बार बार दिन में कई बार वस्त्र आदि बदलते हैं, महंगी चीज़ें रखते हैं, यानी बहुत ही शौकीन है। तो ये लग्नगत चंद्रमा के लक्षण हो गए। चूंकि अब नीच राशि में है तो चंद्रमा यदि लग्न में होता है तो ऐसा व्यक्ति प्रबल कल्पना शक्ति वाला होता है, कोमल स्वभाव वाला होता है। यद्यपि नीच राशि में है लेकिन कुछ न कुछ गुण तो मोदी जी में अवश्य दिखाई पड़ते हैं लग्नगत चंद्रमा की। अब एक दूसरे बिंदु पर जो द्विग्रह योग है, जन्म कुंडली में जो ज्योतिष शास्त्र में द्विग्रह योग होता है उसका चंद्र और मंगल का प्रभाव क्या बताया गया है कि चंद्रेण मंगलो युक्तः जन्म काले यदा भवेत् तस्य देहे च गेहे च लक्ष्मीर्नैव विमुंचति।
कि चंद्रमा और मंगल का योग जिस पुरुष की कुंडली में होता है उसके शरीर से और घर से कभी भी लक्ष्मी नहीं जाती, यानी लक्ष्मी उसका कभी साथ नहीं छोड़ती है और जीवन में उसको आकस्मिक धन लाभ भी होता है। जैसा कि हम आप सभी जानते हैं, सोशल मीडिया में बार बार बताया जाता है कि माननीय मोदी जी अपने बचपन में चाय बेचते थे, घर से में बहुत दरिद्रता थी। तो अब आप विचार कीजिए कि एक इस प्रकार का व्यक्ति और फिर वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता हुए, प्रचारक हुए या जो भी हुए, अचानक से गुजरात के मुख्यमंत्री बना दिए गए। अब चंद्र मंगल योग का जब ज्योतिषीय प्रभाव हम देखते हैं, कई ग्रंथों में लिखा है कि चंद्रेण मंगलो युक्तः जन्म काले यदा भवेत् तस्य देहे च गेहे च लक्ष्मी नैव विमुच्यति, कि चंद्रमा और मंगल का योग होने से उस व्यक्ति के शरीर से और घर से लक्ष्मी कभी अपना साथ नहीं छोड़ती है। तो एक अन्यत्र ये भी लिखा है कि यदि चंद्र मंगल का योग है तो व्यक्ति को जीवन में आकस्मिक धन लाभ होता है। तो एक सामान्य व्यक्ति जो संघ का एक प्रचारक है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, वो अचानक से मुख्यमंत्री बन जाता है तो सीधी सी बात है कि आकस्मिक धन लाभ यानी अचानक धन प्राप्ति के साधन वहां से बनने प्रारंभ हो गए। फिर उसके बाद 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो आर्थिक स्थितियां और उनकी मजबूत हो गई। तो ये चंद्र मंगल का संयोग जो लग्न में उनका है उसके आधार पर ये सिद्ध होता है कि ज्योतिषी गणना सटीक दिशा में जा रही है। अब अगले बिंदु पर चलते हैं। कुंडली में जो राजयोग होते हैं, वैदिक ज्योतिष शास्त्र हमेशा पॉजिटिव चीज़ों पर पहले विचार करता है, नकारात्मक पक्ष की बात बाद में करता है। कुंडली में सबसे पहला राजयोग लग्न का स्वामी स्वग्रही होकर के यद्यपि 0 अंश में है, लेकिन हमारे ऋषियों ने जो राजयोग के लक्षण कहे हैं उसके अनुसार लग्ने लग्नपतिर बलान वित बपु केंद्रे त्रिकोणे शिवम, यानी लग्न का स्वामी बलवान होकर के अब चूंकि स्वग्रही है, भले ही 0 अंश पर है लेकिन स्वग्रही होगा और अपना फल अवश्य देगा, स्वग्रही होने का फल अवश्य देगा। पृच्छा जन्म विवाह मान तिलके कुर्याद नृपम तम ध्रुवम सच्छीलम विभवान्वितम गजयुतम मुक्तात पत्रान्वितम जातम निम्न कुले विभूति पुरुषम संसंति गर्गादयः। बहुत अधिक इसको विस्तार में बताने की जरूरत नहीं, अंतिम लाइन का अर्थ समझ लीजिए। निम्न कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति भी बड़ा यशस्वी बनता है यदि लग्न का स्वामी बलवान होकर के लग्न में हो या केंद्र में हो, त्रिकोण में यानी जो चारों केंद्र हैं इनमें हो, त्रिकोण यानी 5 और 9 भाव में हो, लाभ भाव में हो, तो इनका इस कुंडली में लग्न का स्वामी लग्न में ही है तो ये प्रथम राजयोग बहुत ही मजबूत हो गया। अब कुंडली का दूसरा राजयोग, हालांकि जो हमारे ऋषियों ने राजयोग प्रकरण में धन भाव के स्वामी का केवल 10वें भाव में और एकादश भाव में होना बहुत राजयोग कारक बताया है, लेकिन यवनाचार्य ने अपनी खेटु कौतुकम में धन भाव के स्वामी का 4th भाव में होना भी राजयोग कारक माना है। धन भाव का स्वामी बृहस्पति 4th भाव में इस उपस्थित है और गुरु और शनि नैसर्गिक सम होते हैं, तो आर्थिक रूप से शनै शनै इस ग्रह ने इनको मजबूत किया, तो इसको भी हम राजयोग मान लेते हैं। कुंडली का दूसरा राजयोग हो गया। फिर अगला राजयोग 5म भाव का स्वामी गुरु 6 अंश पर शनि की राशि में, तो ऐसा व्यक्ति बचपन से ही बहुत खुराफाती रहा, पढ़ने लिखने में ऐसे व्यक्ति का मन नहीं लगता है और वो इतना आगे की सोचता है, इतनी कल्पना शक्ति उसकी प्रबल होती है क्योंकि लग्न में केंद्र में चंद्रमा है, नीच का है, तो कल्पना शक्ति उसकी इतनी ऊंची होती है कि वो व्यक्ति पढ़ने लिखने में बिल्कुल मन नहीं लगाता है, इसलिए उसकी शिक्षा अपूर्ण होती है, यानी ऐसा व्यक्ति की शिक्षा बहुत कम होती है। हाँ, अपने किसी दूसरे संसाधनों से वो यदि डिग्री ले ले, पढ़ाई कर ले, वो एक अलग बात है। अगला राजयोग बनता है भाग्य भाव का स्वामी केंद्र में होना, लग्न में होना। ये भी बृहत पाराशर होरा शास्त्र में
ऋषि पाराशर ने योग कारक बताया है। यद्यपि भाग्य भाव का स्वामी नीच राशि में है, लेकिन फिर भी ये राजयोग बनाता है। तो इस प्रकार एक कुंडली का चौथा राजयोग हो गया। अब पांचवा सबसे प्रबल राजयोग दसम भाव का स्वामी सूर्य लाभ भाव में, ये भी बहुत ही शुभ राजयोग कारक माना गया। इस प्रकार इस कुंडली में 5 राजयोग बहुत अच्छे माने गए हैं। अब शुक्र के घर में, शुक्र सूर्य के घर में है, इसलिए इनका सप्तम भाव और शुक्र पाप कर्तरी दोष में भी आ जाता है। तो इस कारण इनका दाम्पत्य विवाह होते हुए भी बहुत ही गुणवान पत्नी इनको मिली, लेकिन चूंकि शुक्र पाप कर्तरी योग में हो जाता है, इस कारण दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं रहा। तो जो ज्योतिषीय विश्लेषण है उसके अनुसार मोदी जी की यही कुंडली सबसे सटीक बैठती है। तुला लग्न की कुंडली के लक्षण अन्य प्रकार के हैं, हम उस पर भी किसी दिन चर्चा करेंगे। तो इनकी माननीय मोदी जी की कुंडली का पूरा विश्लेषण हो गया। अब वही यक्ष प्रश्न जिसके लिए मैं संकोच कर रहा हूं, और किसी भी जो वैदिक परंपरागत ज्योतिष शास्त्र का विद्यार्थी है, जिसने वैदिक नियमों के अनुसार ज्योतिष शास्त्र को पढ़ा है, वो कभी भी दावा या भविष्यवाणी जैसी चीज नहीं करेगा। लेकिन फिर भी ज्योतिषीय नियमों की सीमा में रह कर के जो हम आगे कि माननीय मोदी जी 2024 में प्रधानमंत्री बनेंगे अथवा नहीं, इस पर हम सिर्फ अपनी संभावना व्यक्त कर रहे हैं। वर्तमान में माननीय मोदी जी की विंशोत्तरी महादशा के अंतर्गत मंगल की महादशा चल रही है, और मंगल की महादशा में जो अंतर है वो बृहस्पति का चल रहा है। ये 16 अप्रैल वर्तमान में, यानी आज की तारीख से 16 अप्रैल 2024 तक मंगल में गुरु का ही अंतर रहेगा। इसके बाद शनि का अंतर आ जाएगा। तो मंगल की महादशा में गुरु के अंतर में ही चुनाव होने हैं। मंगल 0 अंश पर है, विरोधी तमाम प्रकार की प्रतिष्ठा में हानि पहुंचाने का प्रयास करेंगे। बृहस्पति भी शनि के साथ है, तो उनकी अपनी पार्टी के ही लोग तमाम प्रकार के कूटनीतिक प्रयास करेंगे। इसलिए भविष्य की सफलता में कोई संदेह नहीं दिखाई देता है। योगिनी के अंतर्गत 30 मार्च 2024 तक भ्रामरी जिसका स्वामी मंगल होता है, उसके अंतर्गत संकटा का अंतर चल रहा है। संकटा के स्वामी राहु और केतु होते हैं, तो राहु खुराफाती पंचम भाव में बैठकर तमाम प्रकार की खुराफातें करता है। तो ये तो सभी लोग सामने देख रहे हैं कि, और राहु की जब दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या गोचर में प्रभाव होता है, तो ऐसे व्यक्ति का दिमाग बहुत ही खुराफाती टाइप का होता है, और वो ग्रह यानी राहु कहीं न कहीं से व्यक्ति को लाभ ही पहुंचाता है। नुकसान केवल पारिवारिक परिस्थितियों में राहु पहुंचाता है, लेकिन जो व्यक्ति स्वयं के परिवार से दूर है उसको राहु से किसी भी प्रकार के अनिष्ट की संभावना नहीं है। और 30 मार्च 2024 के बाद 10 मई 2024 तक भ्रामरी में मंगला का अंतर आएगा। भ्रामरी की दशा यद्यपि शुभ नहीं मानी गई है, लेकिन जो मार्च 24 से 30 मार्च 24 से 10 मई 2024 संभवतः इसी मध्य में लोकसभा 2024 के चुनाव होंगे। तो उस समय भ्रामरी में मंगल की अंतर्दशा होगी। तो मंगला च सकल मंगलोदया, मंगला दशा सभी प्रकार के मंगल को देने वाली है। इसलिए जो कुंडली का विश्लेषण है वो प्रधानमंत्री जी के 2024 में पुनः प्रधानमंत्री पद पर प्रतिष्ठित होने का संकेत करता है। यदि तुला लग्न की कुंडली हुई, हम उसका भी विश्लेषण करेंगे बहुत जल्दी ही। तो हम किसी प्रकार का दावा भी नहीं कर रहे, इस कुंडली के आधार पर भी हम ये दावा नहीं पूरी तरीके से कर रहे कि माननीय मोदी जी ही प्रधानमंत्री होंगे। ये केवल मेरी संभावना है, लेकिन जो गणितीय नियम है, जो ज्योतिषीय नियम है,
वे माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रधानमंत्री पुनः 2024 में प्रधानमंत्री पद पर प्रतिष्ठित होने की संभावना व्यक्त कर रहे हैं। इसके बाद मंगल के बाद बहुत जल्दी ही राहु की महादशा आने वाली है। हो सकता है कि उस स्थिति में माननीय प्रधानमंत्री जी किसी स्वयं न प्रधानमंत्री रहकर किसी दूसरे योग्य व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद पर प्रतिष्ठित कर दें। इस प्रकार की भी संभावना ज्योतिष शास्त्र के द्वारा हम प्रकट कर रहे हैं, क्योंकि माननीय मोदी जी भी कह चुके हैं कि हमारा क्या, हम तो फकीर हैं, किसी भी समय झोला उठा करके चल देंगे। तो जो भी कार्य करेंगे अप्रत्याशित रूप से करेंगे, क्योंकि जो मंगल के प्रभाव वाले लक्षण, वृश्चिक लग्न के प्रभाव वाले जो हमने लक्षण सबसे पहले वीडियो में बताए थे, वे सभी माननीय मोदी जी की कार्यशैली पर लागू होते हैं। तो आशान्वित रहिए कि 2024 में जो ग्रह योग है वो माननीय मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री पद पर प्रतिष्ठित होने की संभावना व्यक्त कर रहा है। एक संशय यही है कि यदि जन्म लग्न तुला हुई तो ये परिस्थितियां बदल जाएंगी, फिर जैसा भी होगा अच्छा होगा, कौन बनेगा या नहीं बनेगा ये सब भविष्य के गर्भ में है। तो इसी के साथ हम आज की इस चर्चा को समाप्त करते हैं। आप सभी लोग जो हमसे जुड़े हुए हैं और हमारे वीडियो पर लाइक कमेंट कर रहे हैं, इसके लिए मैं आप सभी का हृदय से आभार करता हूं। एक निवेदन ये भी कर रहा हूं कि हमारे जो स्क्रीन पर नंबर दिए हुए होते हैं उस पर आप लोग व्हाट्सएप से अथवा फ़ोन कॉल करके जो अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, तो एक ब्राह्मण होने के नाते हम, जो कि हमारी निर्धारित शुल्क है, उसको हम आपसे नहीं कहते कि आप हमको पहले भेजिए अथवा नहीं भेजिए। और आप लोग पूछते हैं, हम बता देते हैं कि हमारा ये शुल्क निर्धारित है। उसके बाद आप अपना डिटेल सब भेज देते हैं, हम देखते हैं। कई लोगों ने इस बार ऐसा किया पिछले सप्ताह में कि अपनी कुंडली का विश्लेषण कराया, हमने उपाय बताए और आपने हमारी निर्धारित फीस हमारे अकाउंट में नहीं भेजी। कृपया इस प्रकार की प्रकृति से दूर रहिए और किसी भी ज्योतिषी की, किसी भी संत की, किसी भी महापुरुष की कभी परीक्षा लेने का प्रयास मत कीजिए। इससे आप पाप के गर्त में जाते हैं। हम जो भी विश्लेषण करते हैं अपने निजी अनुभव, ज्योतिषीय ज्ञान के आधार पर करते हैं। संसार में हमसे अधिक सभी विद्वान हैं, लेकिन इस बात पर कष्ट होता है कि आप दूसरे को मूर्ख बना करके यदि अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं तो कभी भी आप सफल नहीं होंगे। किसी बिना फीस दिए हुए मेरे द्वारा बताया हुआ अथवा किसी भी ज्योतिषी द्वारा बताया हुआ उपचार कभी भी आपको लाभ नहीं देगा। इसलिए इस प्रकार की प्रकृति से बचिए। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।